जय हिंद मेरे दोस्तों। आई होप आप सभी अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे होगे। इसी होप के साथ मैं राज, सीए फाइनलिस्ट एंड स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस चैनल अकाउंट मंत्रा में स्वागत करता हूं। जैसे कि बच्चे, आप सभी का ये पहला लेक्चर होने वाला है, तो आई वांट कि आप में से कोई भी बच्चा इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करे, क्योंकि मैं इसमें बताऊँगा कि हम आगे आने वाली वीडियो में कैसे वर्क करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर। किसी नए चैप्टर को कराने से पहले मैं आपको आपके सिलेबस के बारे में बताना चाहूँगा। सिलेबस में आई थिंक बुक की अगर मैं बात करूँ तो हम टी एस ग्रेवाल को रेफ़र करेंगे। टी एस ग्रेवाल ज़रूरी नहीं कि आपके पास होनी चाहिए बच्चे। मेरा मेन फोकस कंसेप्ट पे रहेगा। एक बार मेरे से कंसेप्ट समझने के बाद आप इजीली किसी भी बुक के कोई सा भी सवाल इजीली कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो बट एक क्लियरिटी बनी रहे तो उसके लिए हम टी एस ग्रेवाल को फॉलो करेंगे, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बच्चे सिलेबस के बारे में। अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं तो टोटल में हमारे पास टी एस ग्रेवाल में 3 बुक है। नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, मैं पूरा नहीं लिख रहा अभी। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज या कंपनीज अकाउंट जिसे बोलते हैं, तो कंपनी। नंबर 3 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं बात करूँ तो बच्चे आपका जो बोर्ड का पेपर होगा वो टोटल में 80 मार्क्स का होगा। एल्दो ये अकाउंट का सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का है, तो सर के ये 80 मार्क्स का पेपर, यानी कि बच्चे 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा। प्रोजेक्ट वर्क की बात करूँगा पहले मैं, इसके बारे में बता दूँ आपको थोड़ा सा। अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूँ बच्चे, तो पार्टनरशिप वाली बुक में 2 कंसेप्ट के बारे में, 2 टॉपिक के बारे में बात है। एक तो पार्टनरशिप के बारे में, सेकंड वन एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, इजी वे में पढ़ेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, तो पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूँ बच्चे, तो ये अपने आप में तो ये 30 मार्क्स की है बेटा। एनपीओ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से मैं रुका थोड़ा, ठीक है। तो 30 नंबर की पार्टनरशिप है, 10 नंबर का एनपीओ है। अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी अपने आप में 20 नंबर में पूरी एक कंप्लीट बुक है। एंड अगर मैं एनालिसिस वाली बुक की बात करूँ तो ये भी 20 मार्क्स की है। तो इस तरीके से आपका बोर्ड का पेपर जो आएगा वो 80 मार्क्स का इन तीनों बुक में से इस प्रकार से इतने इतने नंबर का आएगा, ठीक है। चलिए, अब सर बात करते हैं 20 नंबर की। तो 20 नंबर जो है आपके वो प्रोजेक्ट वर्क के, प्रोजेक्ट वर्क इससे टोटल मिला के आपके बन जाते हैं 100 मार्क्स, यानी कि 100 नंबर का आपका पूरा सब्जेक्ट है। अब अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ बच्चे, तो प्रोजेक्ट को भी इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। एक सबसे पहला आपका रिटर्न है जो कि 12 मार्क्स का है। देन वाइवा मीन्स कोई बाहर का टीचर आपके स्कूल में आएगा या आप किसी दूसरे स्कूल में आएंगे और आपसे अकाउंट के रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जाएगी, जिसका आप इजीली मेरे से पढ़ने के बाद आंसर दे सकते हो। तो ये 4 मार्क्स का है। एंड देन फाइल है आपकी, जो अगेन 4 मार्क्स की होगी, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट आपका सिलेबस के बारे में मैंने बताया आपको। तो अब बात आती है कि सर मैं आपको कितने नंबर स्कोर करवा के दे सकता हूँ। बच्चे, जैसे कि आप टाइटल थंबनेल देख चुके होंगे हमारी वीडियो का, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आप इजीली 100% मार्क्स अकाउंट में सिक्योर कर सकते हो। अच्छा, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं लिखा मैंने, ये सच बात है बच्चे। जितने भी टॉपिक हम करेंगे पूरी मेहनत के साथ, मेरा प्रॉमिस रहेगा कि बिल्कुल इजी वे में
आप हर एक टॉपिक को समझ पाओगे। ठीक है, चलिए तो अब बात आती है कि मैं आपको कितना करा सकता हूँ। तो बच्चे एक तो ये 80 मार्क्स पक्का मेरे पास है, एंड इस प्रोजेक्ट वर्क में भी बच्चे, अगर मैं प्रोजेक्ट वर्क की बात करूँ, ये 2 टॉपिक ऐसे होंगे जो मैं कराऊंगा आपको, यानी कि रिटर्न जो होगा वो बिल्कुल वही होगा जो मैंने आपको कराया होगा, एंड वाइवा में भी वही पूछा जाएगा जो मैं आपको बता चुका हूँगा। तो मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत आती है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लेना आप अपनी कॉपी में। तो बच्चे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक लास्ट बार बात करना चाहूँगा। आप में से आप लोग मुझे बता सकते हो कि आपकी नज़र में इंटेलिजेंट कौन होता है? आप में से कई बच्चे बोलोगे कि सर आप ही बता दो। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। बच्चे आई थिंक इंटेलिजेंट उस बच्चे को कहा जाता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है जिससे जिस टाइम पे जो चीज़ पूछी जाए वो उसका आंसर दे दे। ठीक, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कि आपको क्या लगता है कि आपकी नज़रों में क्या मैं इंटेलिजेंट हूँ? मैक्सिमम बच्चे आप में से बोलोगे सर क्योंकि आप हमें पढ़ा रहे हो तो पक्का आप इंटेलिजेंट हो गए। बच्चे पक्का आप लोग अगर मेरे से अकाउंट का, इंडिया की अकाउंट का, मीन्स जो इंडिया में अकाउंट चलती है उसका कुछ भी पूछोगे तो बिल्कुल ईजिली मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। तो उस हिसाब से हाँ मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं पक्का अकाउंट में इंटेलिजेंट हूँ। बट एक दूसरा केस लेते हैं। मान लो एक बच्चा आया मेरे पास और उसने मेरे से अकाउंट का ना पूछ के उसने मेरे से पूछा बच्चे साइंस साइड का कोई क्वेश्चन, साइंस साइड लेट से फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा, जब उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पूछा तो मुझे तो पता नहीं, तो मेरा तो नीलबट्टा सन्नाटा हो जाएगा, है ना। तो क्या उस बच्चे के लिए जिसने मेरे से साइंस साइड का क्वेश्चन पूछा मैं इंटेलिजेंट रहा? आंसर इज़ नो। तो पक्का इंटेलिजेंट वो, अगर मैं उसका जवाब दे देता तो पक्का इंटेलिजेंट कहलाता। क्लियर है पक्का? तो उसके लिए उसकी नज़रों में अभी मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन। अब आपको क्या लगता है कि क्या आप लोग इंटेलिजेंट हो? बच्चे कुछ बच्चे आप में से कहोगे यस सर हम इंटेलिजेंट हैं, कुछ कहेंगे नहीं सर हम एवरेज है, ना ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना ज़्यादा वीक है, और कुछ बच्चे बोलेंगे सर इंटेलिजेंट वो क्या होता है, हम तो इस गिरह के हैं ही नहीं, है ना। तो बच्चे नहीं, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। इस चीज़ को चेक करने के लिए कि आप लोग इंटेलिजेंट हो या ना हो नहीं हो, मैं एक टेस्ट रखता हूँ आपके लिए। मान लो मैंने एक टेस्ट रखा और टेस्ट में बच्चे मान लो पूरे टेस्ट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है आपने, क्लियर। और वो जो टेस्ट है वो मान लिया मैंने 100 मार्क्स का है, क्लियर। 100 मार्क्स का टेस्ट है और उसमें आपने सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है। अच्छा, क्वेश्चन क्या था बच्चे? लेट से मैंने क्वेश्चन में दे दिया 2 का टेबल, 2 का पहाड़ा। मैंने कहा 100 नंबर का टेस्ट है, आपको ये पहाड़ा लिख के देना है। तो अब मुझे बताओ आप में से कितने बच्चे कहते हैं कि सर उनके 100 में से 100 आ जाएंगे, मतलब 100% मार्क्स आ जाएंगे? मैक्सिमम नहीं। आप में से आई थिंक हर एक बच्चे बोलेगा कि सर हमारे 99.9 नंबर भी नहीं आएंगे, हमारे पूरे 100% आएंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ बच्चे कि अब आप में इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? आप कहोगे अच्छा एक चीज़ बच्चे, ये मत कहना सर 2 का पहाड़ा क्या हो, तो बच्चा बता दे। जस्ट फॉर एग्जांपल आपसे रूबरू कराने के लिए मैंने पूछा, ठीक है। क्लियर है पक्का? तो आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बच्चे क्यों बोल पा रहे हो कि हाँ आपका पूरे 100 में से 100% मार्क्स आएंगे? बच्चे वो इसीलिए क्योंकि आपको 2 के टेबल के बारे में पूरी नॉलेज है, ठीक। आपको पता है कब क्या आना है, कैसे करना है, क्यों करना है, हर एक चीज़ की नॉलेज है। तो मीन्स बच्चे अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में उतनी ही नॉलेज हो जाए, कोई सा भी टॉपिक को मैटर नहीं करता, तो आप बिल्कुल ये कह सकते हो ना कि हाँ आपके 100% मार्क्स आएंगे, ठीक। तो पक्का बच्चे मेरी गारंटी है आप सभी से, मेरा प्रॉमिस है कि मेरे से अकाउंट पढ़ने के बाद ये मेरी गारंटी रहेगी कि अकाउंट का 12th में जो जितने भी कंसेप्ट होंगे अकाउंट में, हर एक कंसेप्ट की आपको बिल्कुल डिटेल नॉलेज होगी। आपको पता होगा कि अगर मैं डेबिट कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्रेडिट कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। अच्छा, अब इतनी नॉलेज होने के बाद भी अगर आपके नंबर नहीं आए तो बताओ गलती किसकी होगी? बच्चे गलती होगी ना आपकी ना मेरी,
गलती होगी बच्चे कि आपने प्रैक्टिस थोड़ी सी कम करी होगी। ठीक, थोड़ा सा वर्क हार्ड करना, अपने आप को जगाओ कि यस हम कर सकते हैं। एक बात का याद रखना बच्चे, मेरे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आपने टेंथ तक कैसे पढ़ा, 11th में कैसा पढ़ा, मेरे लिए मैटर नहीं करता। आप मेरे लिए एक नए बच्चे की तरह हो, मेरे पास आए हो, पढ़ने आए हो। अच्छा, एक बात और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ बच्चे, हमेशा याद रखना कि जब भी आप पढ़ोगे तो एक बात का याद रखना बच्चे, हमेशा से सोचना, हमें भी हमारे टीचर ने बताया था, हमेशा से सोचना है कि मैं मूर्ख हूँ। मैं कौन हूँ? मूर्ख हूँ, और मेरे आसपास जितने भी बच्चे हैं वो महामूर्ख हैं। सर ऐसा क्यों? बच्चे आप सीखना है, आपको पता नहीं है, तो अगर कोई चीज़ टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ये मान के चलना है कि हम सीखने आए, नहीं समझ में आया तो सीखेंगे। क्लियर? बट हाँ, जो नहीं पूछ रहे बच्चे वो कौन है? वो महामूर्ख है। क्लियर? मैं मेरे को छोड़ देना। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड बुक के साथ। थर्ड बुक का नाम मैंने आपको बताया था क्या है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर बच्चे? चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एनालिसिस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले एनालिसिस का मतलब होता क्या है बच्चे? एनालिसिस का मतलब जांचना होता है। 1 मिनट, ठीक है। एनालिसिस का मतलब होता है बच्चे जांचना, हिंदी में बोलते हैं इसे जांचना। क्लियर? जांचना, परखना। ठीक, तो बेटा इस पूरी बुक में हमने करना है क्या? हमने यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जांचना है। अच्छा, जांच तो हम लेंगे ही बच्चे, हम ऐसे बंदे हैं जो फेसबुक प्रोफाइल से बंदे को पास्ट और फ्यूचर एनालाइज कर ले ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जांच लेंगे। बट जांचने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार हम जांच कैसे रहे। अब सर आप बोलोगे सर यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जांच रहे हैं। बिल्कुल सही है बच्चे, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है? कितने बच्चों को पता आप में से? सर सुना तो है बट याद नहीं आ रहा। बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं बताता हूँ। मान लो आपके घर में 3 डब्बे हैं, एक फ्रिज है, एक वॉशिंग मशीन है और एक टीवी है। बाई चांस बच्चे आपको मान लिया ये नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, आपके लिए सिंपल डब्बा ही है। एक मॉर्निंग क्या हुआ, आपके पेरेंट्स जा रहे थे तो उन्होंने बोला बेटा उठने के बाद टीवी ख़राब हो गया, उसे एनालाइज करके उसे ठीक कर दियो। ठीक है, अब आप उठे बट दिक्कत ये है कि अब आपको तो पता ही नहीं है कि इनमें से कौन सा टीवी आपके लिए तो सिंपल डब्बे। तो अब आप क्या करोगे? तो आई थिंक बच्चे आप क्या करोगे? आप शायद अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कर सकते हो। बट बच्चे दिक्कत क्या होगी, अगर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो में गलती से पूरे 100 वॉशिंग मशीन में आ गए बच्चे, तो अब आप क्या करोगे? वॉशिंग मशीन खोल दोगे। अच्छा, तो अब बताओ ख़राब क्या था? टीवी, बट आपने खोल क्या दिया? वॉशिंग मशीन। अच्छा, अब हुआ क्या बच्चे? टीवी तो ख़राब था और आपके हाथ लगने के बाद वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो गई। ठीक, इतने अच्छे हाथ हैं हमारे। तो बच्चे अब बात आती है कि जब इवनिंग में पेरेंट्स वापस आएंगे तो पक्का पिटाई होगी, है ना? तो करने का तरीका क्या होगा? आप किसी चीज़ को जब भी किसी चीज़ को जांचने जा रहे हो तो आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए था कि टीवी है क्या। अगर आप टीवी पता होता तो आप टीवी को ही जांचते। अच्छा, ये कंसेप्ट हर जगह अप्लाई होता है। लाइक जब आप बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर भी तो क्या करता है? आपको जांचता ही है। अच्छा, तो अब मान लो, आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप डॉक्टर के पास गए, आपने उससे बोला कि सर हमारे सर में दर्द हो रहा है। बट हुआ क्या सर में दर्द हो रहा है और वो आपका पेट चेक करने लग गया। तो आपको अजीब सा लगेगा, सर ये डॉक्टर कर क्या रहा है? दर्द सर में, पेट चेक कर रहा है। ठीक है, तो आपको पक्का बच्चे
जिस भी चीज़ को आप जांचने जा रहे हो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसकी पूरी नॉलेज होना। ठीक, तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि आखिरकार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या। सर क्लियर हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया बच्चे मेरा, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन्स कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या। क्लियर। बच्चे अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपसे मैंने पूछा तो आपको क्या लग रहा है कि सुना होता है, बट आपको आइडिया नहीं आ रहा, क्योंकि आप अकाउंट के बच्चे हो बच्चे, तो मैं बताना चाहूँगा आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पता होना इसके बारे में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है। क्लियर। चलिए तो आपने 11th में ही पढ़ा है, इसका थोड़ा सा पार्ट पढ़ा है, पूरा नहीं। तो देखते हैं क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल डिटेल में समझनी हर एक चीज़ को। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मैं लिखूँगा इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चे 4 चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। नंबर 1, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। नंबर 2, बैलेंस शीट। नंबर 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर 4 की बात करूं तो नोट्स टू अकाउंट। ठीक, तो बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम इन चारों चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। मीन्स ये ग्रुप है, अगर इन चारों चीज़ों का ग्रुप बना दिया जाए देन इट्स कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, इनमें से ट्रेडिंग और P&L अकाउंट और बैलेंस शीट आपने 11th में पढ़ ली। जब बाई चांस 11th में अगर आपने सही से नहीं पढ़ा तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल मैं डिटेल में हर एक चीज़ बताऊंगा। अगर कोई भी ऐसा कंसेप्ट है जो आपके 11th में था बट वो 12th में भी है, तो आपने करा हो ना करो, मैं उसे बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी। बट हाँ, पढ़ने की एक इच्छा जगानी है अपने अंदर। क्लियर। चलिए तो अब बात करते हैं अगर हम इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट के बच्चे, तो ट्रेडिंग P&L तो और बैलेंस शीट तो 11th के टॉपिक हो गए, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट 12th का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 8 नंबर का है आपके 12th में। बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, इजी वे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा टफ माना जाता है बट बिल्कुल इजी तरीके से। और नोट्स टू अकाउंट भी 12th का टॉपिक है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए तो इसे और समझते हैं। मान लो एक व्यक्ति है, उसके पास एक रिलायंस कंपनी की चारों चीज़ें। ठीक है, उसके पास एक रिलायंस कंपनी की सारी चीज़ें। अच्छा, अगर वो व्यक्ति अब किसी दूसरे व्यक्ति को बताना चाहे कि उसके पास ये चारों चीज़ें, तो वो किस तरीके से बताएगा? वो पहले बार बोलेगा कि उसके पास रिलायंस की ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है, वो दोबारा बोलेगा उसके पास रिलायंस की बैलेंस शीट है, फिर वो अगेन हिस्सा है कि उसके हिस्से कि रिलायंस की कैश फ्लो स्टेटमेंट है, एंड देन वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि उसके पास रिलायंस की नोट्स टू अकाउंट है। क्लियर हुआ? तो उसे 4 बार बोलना पड़ा। बट बच्चा, अगर कोई बच्चा मेरे पास पढ़ा हुआ है और उसे अकाउंट की ज़्यादा अच्छी नॉलेज है, तो वो इस पूरे वाक्य को 4 लाइनों को, जो 4 लाइन बोली उसने, उसे 1 लाइन में कंप्लीट कर सकता है। वो सिंपल क्या बोल सकता है? वो सिंपली बोल सकता है कि उसके पास रिलायंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। क्लियर हुआ? यानी कि बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्रुप है इन चारों चीज़ों का। जब इन चारों चीज़ों को इकट्ठा बोला जाएगा देन इट बिकम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? तो कोई तो दिक्कत नहीं है ऐसी। तो बच्चे हमें बिल्कुल क्लियर हो गया आई थिंक कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या, वो इन चारों चीज़ों से मिलके बनती है। जिसमें क्या क्या आती है चारों चीज़ें, एक बार रिवाइंड करो। सबसे पहले ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट, और देन उसके बाद क्या आता है? नोट्स टू अकाउंट। चलिए अब बच्चे बिल्कुल क्लियर हो गया, हमें पता चल गया कि सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है। क्लियर?
बट अब बात आती है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो समझ में आ गया, 4 चीज़ों को बोलते हैं, बट अब इसे एनालाइज कैसे करेंगे आप, ठीक। चलो तो एनालाइज करने के बारे में सोचते हैं बच्चे। मैं एग्जांपल में वापस जाता हूँ। आपके घर में क्या खराब था, टीवी ना, ठीक है। तो अब जब आप टीवी को एनालाइज करोगे तो टीवी को एनालाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसे देखोगे, खोलोगे। उसे खोलने के 2 तरीके मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं। पहला तरीका, आप टीवी उठाओगे और फट देने से फेंक दोगे। बच्चे क्या ऐसे खोलना चाहोगे आप, नहीं, वो फिर गलत तरीका होगा, क्लियर। दूसरा तरीका क्या, आप उसे स्क्रू ड्राइवर मतलब टूल्स की मदद से खोलोगे, टूल्स की मदद से, स्क्रू ड्राइवर, प्लास वगैरह, ठीक। अच्छा, दूसरे एग्जांपल, जब आप डॉक्टर के पास गए थे, मान लो लेट से आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास गए, आपने बोला सर मुझे फीवर है, तो वो भी क्या करेगा, वो भी बच्चे अपने टूल्स की मदद से आपको जांचेगा, एनालाइज करेगा, बट किसकी मदद से, टूल्स की, थर्मामीटर, ठीक है, क्लियर। तो अब हम समझते हैं कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी बच्चे सेम वे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी एनालाइज करने के लिए हमें टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्लियर हो गया। तो टूल्स, किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए बच्चे टूल्स की हमें ज़रूरत होती है। तो चलिए देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जांचने के लिए किन किन टूल्स की रिक्वायरमेंट है। तो बच्चे मैं आपको बता दूँ, हमारे पास हमारे सिलेबस में टोटल में 4 टूल्स हैं। पहला कंपेरेटिव, कॉमन कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए तो इसे मैं लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2, टूल्स फॉर एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जांचने के लिए कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है, क्लियर। चलिए, तो मैंने 4 टूल्स बताए। पहला एक बार रिमाइंड करते हैं। नंबर 1, पहला टूल्स है हमारे पास कौन सा, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, बिल्कुल इसे पढ़ेंगे क्या होता है। नंबर 2, कॉमन साइज स्टेटमेंट। नंबर 3 होगा हमारे पास रेशो एनालिसिस एंड नंबर 4 होगा हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्लियर। तो बच्चे मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 टूल्स अवेलेबल है। पहला कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात यह है बच्चे कि जो आपकी थर्ड बुक है, जो 20 नंबर की मैंने आपको बताई, 20 नंबर की थर्ड बुक है, उस पूरी थर्ड बुक में अगर आपने इन 4 टॉपिक को पढ़ लिया, कंपेरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो और कैश फ्लो, तो आपकी पूरी कंप्लीट 20 नंबर की बुक हो जाएगी, क्लियर हुआ पक्का। तो बच्चे इस पूरे बुक की अगर मैं बात करूँ तो पूरी बुक में टोटल में 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर में से पहले 2 चैप्टर बच्चे, पहले 2 चैप्टर आपके थ्योरी के, देन पहले 2 चैप्टर मैंने किसके बताए आपको, थ्योरी के, देन ये वाला कॉमन साइज और कंपेरेटिव स्टेटमेंट थर्ड चैप्टर है, देन रेशियो एनालिसिस 4 चैप्टर है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है बच्चे आपका 5th चैप्टर है। टोटल में 5 चैप्टर मैंने आपको बताया इस बुक में। पहले 2 थ्योरी, देन जो ऊपर के 2 टूल्स है कंपेरेटिव, कॉमन साइज, वो थर्ड चैप्टर है, रेशियो एनालिसिस 4th है और कैश फ्लो 5th है। बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे, बड़ा ही इजी होने वाला है। देखो 20 नंबर के लिए सिर्फ 4 टूल्स पढ़ने और बड़े ही इजी टूल्स हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल डिटेल में जाके हम रीड कर लेंगे, क्लियर। तो घबराने की बात नहीं है, अपने पे भरोसा रखना, मेरे पे भरोसा रखना, पक्का काफ़ी अच्छे तरीके से हम पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम अपने पहले टूल्स की तरफ आते हैं जिसका नाम क्या है,
कंपेरेटिव स्टेटमेंट। क्या बोला मैंने? कंपेरेटिव स्टेटमेंट। टोटल में 4 टूल्स, एक बार रिमाइंड करो। पहला कंपेरेटिव स्टेटमेंट, दूसरा कॉमन साइज स्टेटमेंट, तीसरा रेशियो एनालिसिस एंड फोर्थ वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, उनमें से पहला पढ़ रहे हैं हम कंपेरेटिव स्टेटमेंट। कंपेरेटिव स्टेटमेंट सर होती क्या है बच्चे? डिटेल में पढ़ेंगे। पहली बात मैं बात करता हूँ, जब भी हमारे सिलेबस में स्टेटमेंट वर्ड यूज़ होगा इस बुक में, तो बेटा स्टेटमेंट मेरे पास 2 होगी। कितनी होगी? 2। पहली स्टेटमेंट का मतलब मेरे पास होगा बेटा, एक तो होगी बैलेंस शीट। हमेशा जब भी इस टॉपिक पे बात करेंगे, इस बुक में जब भी स्टेटमेंट का जिक्र आएगा, उसका मतलब क्या होगा? मेरे दो चीज़ों से मतलब होगा, एक तो बैलेंस शीट और दूसरी पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, अच्छा आपको पता है बैलेंस शीट को हम एक और नाम से जानते हैं, और दूसरा नाम क्या इसका बेटा? इसका सेकंड नेम है पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट। सर पोजीशन स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चे बैलेंस शीट जो होती है वो आपकी पोजीशन बताती है एसेट्स और लायबिलिटी की एट अ पर्टिकुलर डेट। क्लियर हुआ? चलिए, जबकि अगर मैं पी एंड एल की बात करूँ तो बेटा पी एंड एल की भी दूसरा नाम होता है, पी एंड एल का भी एक और नाम होता है, इसे बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। सर्विसेज इनकम स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं? बट क्योंकि इसमें इनकम को दिखाया जाता है। क्लियर हुआ पक्का? तो बैलेंस शीट के दूसरा नाम पोजीशन स्टेटमेंट भी होता है और पी एंड एल का दूसरा नाम इनकम स्टेटमेंट भी होता है। क्लियर हुआ पक्का? चलिए ठीक है, तो बेटा इस कंसेप्ट पे, कंपेरेटिव स्टेटमेंट वाले कंसेप्ट में मुझे टोटल में 2 टॉपिक पढ़ने हैं। 2 टॉपिक। पहला टॉपिक मैं पढ़ूंगा कंपेरेटिव बैलेंस शीट, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ूंगा मैं कंपेरेटिव पी एंड एल। क्लियर हुआ? तो मैं सबसे पहले अपने पहले टॉपिक पे आता हूँ, कंपेरेटिव बैलेंस शीट में बैलेंस शीट। ठीक है, कंपेरेटिव बैलेंस शीट तो सर हम बना लेंगे, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कंपनी है उसकी बैलेंस शीट कैसे बनती है बेटा। कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है? अच्छा एक बात बता दूं मैं, आपने जिस भी बच्चे ने 11th में अगर अकाउंट पढ़ी है तो बैलेंस शीट इस फॉर्मेट में बनती थी। इधर क्या होती थी? इधर एसेट्स होती थी, अमाउंट, इधर लायबिलिटी और अमाउंट। ठीक है, इस फॉर्मेट में बनाइए आपने बैलेंस शीट। बट बेटा अब कंपनी की बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो कंपनी की बैलेंस शीट कभी भी इस तरीके से नहीं बनेगी। हमेशा याद रखना, कंपनी का एक एक्ट होता है जिसका नाम है कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013। तो इसी कानून ने, कंपनी का एक कानून है जिसका नाम क्या है? कंपनी एक्ट 2013। इसी कानून ने ये भी बताया है कि कंपनी की बैलेंस शीट, इंडिया में जितनी भी कंपनी है उनकी बैलेंस शीट किस फॉर्मेट में बनेगी। क्लियर? तो उसे जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि कंपनी की बैलेंस शीट आखिरकार बनती कैसे। क्लियर हुआ पक्का? ठीक है, तो कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनेगी? तो बेटा एक चीज़ याद रखनी है, कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी कैसे, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के लिए, आपके 1 मार्क्स के लिए। कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनेगी, इसका फॉर्मेट दिया गया है। कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है पार्ट 1। इसे आपने अच्छे से नोट करना है। पार्ट 1 ऑफ स्केड्यूल थर्ड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। चलिए, यानी कि
कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी कैसे बेटा, वो कंपनीज एक्ट के पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में लिखी हुई है। सर ये याद कैसे करेंगे बेटा, बड़ा इजी है। देखो 2013 में 13 कैसे लिखा हुआ है, 1 और देन 3, पहले क्या लिखा हुआ है 1, देन क्या लिखा हुआ है 3। तो सेम वे इसी फॉर्मेट में हम ये याद करेंगे कि 13 में पहले क्या 1 तो पार्ट 1, देन क्या 3 तो शेड्यूल 3। क्लियर हो गया। तो पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ किसका है, कंपनीज एक्ट 2013 का। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो कंपनी की इंडिया में जितनी भी कंपनी है उसकी बैलेंस शीट किस फॉर्मेट में बनेगी, किसने बताया हमें, ये बताया गया कंपनी एक्ट ने। कहाँ पे बताया बेटा, पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। तो सर अब मुझे बताओ कि कंपनी की बैलेंस शीट जो हम बनाने जा रहे हैं उसका फॉर्मेट क्या होगा बेटा, बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ रहे हैं कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होगा। मैं एक बार इसमें सबको रब कर दूं, आप नोट कर लेना अच्छे से। वीडियो स्टॉप करके आपने नोट कर लेना ये सारी चीज़ें। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या बताया मैंने कि कंपनी की बैलेंस शीट वैसे बिल्कुल नहीं बनेगी जैसे आप 11th में बनाते थे। कंपनी की बैलेंस शीट का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, आपको उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। वो फॉर्मेट कहाँ पे दिया गया है, कंपनीज एक्ट 2013 में। अब अगर इसकी डिटेल में जाने तो पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि सर हमें ये बताओ कि कंपनी की बैलेंस शीट आखिरकार बनेगी कैसे। तो बेटा एक चीज़ याद रखना, कंपनी की बैलेंस शीट मैंने क्या बोला आपको कि कंपनी की बैलेंस शीट इस फॉर्मेट में नहीं बनेगी, इस फॉर्मेट में नहीं बनेगी, ठीक। कंपनी की फॉर्म जो बैलेंस शीट है वो वर्टिकल फॉर्मेट में बनेगी। अब मैं कंपनी की बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कंपनीज बैलेंस शीट कंपनी बैलेंस शीट एज एट जो भी डेट है। अच्छा एक चीज़ याद रखना बच्चे, बैलेंस शीट के नीचे हम एज एट लिखते हैं जबकि P&L के नीचे हम फॉर द ईयर एंडिंग लिखते हैं। ऐसा क्यों, आपके ऊपर छोड़ दिया, खुद जानिए। बाद में मैं कभी मौका मिलेगा तो बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। क्लियर। चलिए, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं बट हाँ आपकी नॉलेज के लिए बता दिया मैंने, इसके बारे में रिसर्च करो आप लोग, ठीक। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है बेटा वो वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है। वर्टिकल फॉर्मेट में कैसे, अब देखते हैं इसे ध्यान से, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आता है पर्टिकुलर्स, देन नोट नंबर। सर ये नोट नंबर क्या है बेटा, अगर आपको याद आ रहा है तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 चीज़ें पढ़ी थी, 4 चीज़ों का ग्रुप था ना वो। पहला था उसमें ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फोर्थ वन वाज नोट्स टू अकाउंट। तो वो जो नोट्स टू अकाउंट थे वो यही है। सर ये है क्या, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी रहने दो, अभी हमारे काम की चीज़ नहीं है। और यहाँ पे अमाउंट, ठीक। तो होगा क्या बच्चे, वर्टिकल सीध एक ही लाइन में रहेगी सारी चीज़ें। तो सबसे पहले जैसे 11th में एक आपका लाइबिलिटी और एसेट्स के कॉलम होते तो यहाँ पे भी रहेंगे बट वो वर्टिकल ही रहेंगे। तो सबसे पहले एक हेडिंग बनाएंगे, अब इसे कैपिटल लेटर में लिखना आपने, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। किस लेटर में लिखना है, मैंने क्या बोला, कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक। इसके अंदर बेटा हेड आते हैं
हेड, अभी मैं बात करूँ इनके इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर, सबसे पहला हेड आएगा शेयर होल्डर फंड। कौन सा हेड है? शेयर होल्डर फंड। सर ये है क्या? बेटा टेंशन ना लो, बिल्कुल डिटेल में जाके हर एक चीज़ को समझना। अभी क्योंकि सिर्फ मेरा फोकस बैलेंस शीट को पढ़ाने में आपका, तो सिर्फ बैलेंस शीट समझ लो, उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ें क्या होती है। तो सबसे पहला हेड क्या बताया मैंने? शेयर होल्डर फंड। दूसरा, अच्छा एक हेड और होता है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है अभी, जब होगा मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, बट अभी नहीं, तो मैं उसे स्किप कर रहा हूँ। दूसरे हेड को मैं लिख रहा हूँ, दूसरा हेड नॉन करंट लाइबिलिटी, आप पूरा लिख लेना, नॉन करंट लाइबिलिटी। थर्ड वन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। इन तीनों चीज़ों से मिलके बनेगा बेटा, इन तीनों चीज़ों से मिलके क्या बनेगा? आपकी लाइबिलिटी साइड का टोटल हो जाएगा ये, लाइबिलिटी साइड का टोटल हो गया। इससे हम डिनोट करेंगे टोटल ए से, ठीक। ये हो गई लाइबिलिटी साइड। अब मैं बात करता हूँ एसेट्स, तो एसेट्स की भी हेडिंग बनानी है एंड इससे भी कैपिटल लेटर में लिखना है अपने एसेट्स। एसेट्स में दो हेडिंग होगी, पहला बच्चे नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, दूसरा करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। बस ये दो हेडिंग है, इनका जो टोटल होगा वो टोटल ऑफ पी से डिनोट करेंगे। एक बात याद रखना, आपको पता भी हो गया आई थिंक, कि बैलेंस शीट में बच्चे हमारी एसेट साइड हमेशा इक्वल होती है लाइबिलिटी साइड के, तो ये जो एसेट साइड है वो इक्वल होगी आपस में। क्लियर हुआ? चलिए, तो मैंने क्या बोला, कंपनी की बैलेंस शीट बनाना सीखी हमने। कंपनी की बैलेंस शीट में दो मेन हेडिंग होगी, पहली इक्विटी एंड लाइबिलिटी और दूसरी एसेट्स। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर हेड्स होंगे जिसे हम क्या नाम देंगे? शेयर होल्डर फंड। दूसरा हेड नॉन करंट लाइबिलिटी और तीसरा करंट लाइबिलिटी। एक बार रिपीट करो, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। फिर एसेट्स की बात करूँ तो एसेट्स में दो हेड आएंगे, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। क्लियर हुआ? अच्छा बच्चे, मैंने इन सभी को मतलब शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को एक नाम दिया जिसे मैंने बोला मेजर, MAJOR, मेजर हेड। ये क्या मेरे मेजर हेड्स हैं। मतलब क्या, ये मेजर हेड्स है, इनके अंदर भी कुछ चीज़ें होगी, उसे हम सब हेड बोलेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, हर एक चीज़ याद कराने का काम मेरा है, बस जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊँ आप उसे पढ़ते रहना। क्लियर? तो जो सब हेड होंगे उनकी डिटेल कैसे याद करना है, कब क्या करना है, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। अभी फ़िलहाल बैलेंस शीट इतनी होती है, ठीक। तो आज एक बार रिवाइज़ करो कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बनेगी। बेटा याद रखना, इंडिया में जितनी भी कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, जितनी भी कंपनी है उसे ये फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करती जो हमने अभी सीखा, तो उस पर पेनल्टी लगती है। क्लियर हुआ? तो मैंने कैसे बताई, अब जो कंपनी बनती है, जो बैलेंस शीट बनती है कंपनी की बेटा, वो वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है। बनने का तरीका क्या बताया? सबसे पहले एक हेडिंग बनाएंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसमें तीन हेड्स जोड़ेंगे, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। देन एक और हेड बनेगा एसेट्स, हेडिंग आएगी एसेट्स के नाम की, और इसमें दो हेड होंगे, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। आई होप याद हो गए होंगे आपको, ठीक है। और ये जो शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी और एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, इन्हें हम क्या नाम देते हैं? इन्हें नाम देते हैं मेजर हेड का। किसका नाम देते हैं? मेजर हेड का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, आप बाकी का काम अगले वीडियो में करेंगे। बस एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। मैंने क्या बताया, हम थर्ड बुक स्टार्ट करी हमने अपनी, जिसका नाम क्या है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक
को पढ़ने से पहले हमने पहले बुक का मतलब समझा कि बुक में है क्या एक्चुअली। तो बुक में क्या था बच्चे, एनालिसिस मीन जांचना, और किसको जांचना था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो जांचने से पहले हमने पहले ये देखा कि जांचना किसे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसके बारे में पढ़ा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या बच्चे, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट 4 चीज़ों का ग्रुप होता है। उसमें 4 चीज़ों में क्या क्या इंक्लूड है बताओ मुझे, ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट। क्लियर। फिर हमने सीखा कि इसे एनालाइज करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, टूल्स की। तो हमारे पास कितने टूल्स अवेलेबल है बेटे सिलेबस में, 4 टूल्स अवेलेबल है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने कंपेरेटिव स्टेटमेंट में आ रहे थे। स्टेटमेंट में मैंने बोला जब भी आपके सिलेबस में स्टेटमेंट का जिक्र आएगा इस बुक का, तो स्टेटमेंट 2 ही होगी, बैलेंस शीट और P&L। तो पहले अभी मैंने कोई भी टूल्स स्टार्ट नहीं कराया, कंपेरेटिव, कॉमन साइज, रेशो और कैश फ्लो में कोई भी टूल स्टार्ट नहीं कराया। मैंने सिंपली आपको लिए क्या करा बच्चे, सिंपली अभी आपको सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट से रूबरू कराया। कंपनी की बैलेंस शीट मैंने बताया कि ऐसे नहीं बनेगी कि आप अपने हिसाब से कैसे ही बना दो। कंपनी का एक प्रॉपर एक्ट है जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। उसने डिफाइन करा हुआ है कि कंपनी की बैलेंस शीट इंडिया में कैसे बनेगा, कैसे रहेगा। तो बेटा कंपनी की बैलेंस शीट किस फॉर्मेट में बनेगी, उसके लिए कानून में लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है, पार्ट 1 शेड्यूल 3, पार्ट 1 शेड्यूल 3, दोबारा रिपीट करो, पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। तो उसके अंतर्गत हमने पढ़ लिया, ये आपके स्क्रीन के सामने। तो इतना ही रहने देता है आज के लिए। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।